मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों पहले ये वीडियो देखिए, तब चर्चा करते हैं कि आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। जरा पहले सुनिए इसको। अरे भाई, अब हम तो दो बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अरे भाई, अब हम तो दो बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भाई वीरेंद्र के टोका टोकी पर बोल बैठे कि हम तो 2 बार साथ में थे ही और कितना कमवा किए, बाद में आप लोग गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए और अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस बातों की जो नीतीश कुमार ने कहा, इसकी सदन में कहने की क्या जरूरत पड़ी, उन्होंने क्यों कहा, क्या संदेश देना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति में नीतीश सरीखे मजे हुए राजनेता जब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होता है। हमारे वरिष्ठ जो पत्रकारिता के हमारे गुरु हैं वो कहा करते हैं कि राकेश जी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, भीतर खाने कोई दूसरा प्लॉट तैयार हो रहा होता है जो नहीं दिखता है। मतलब जो दिखता है वो होने वाला नहीं है, जो नहीं दिखता है वही होगा। तो नीतीश कुमार दूसरा कौन सा प्लॉट तैयार कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें मित्रों कि आज संसद भवन में अचानक पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी की कई जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों की एक मीटिंग हुई और कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। तब इस बेचैनी का कारण क्या हो सकता है? कुछ पत्रकार साथियों का मानना है कि बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, जदयू को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए, उसी के कारण भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, बीजेपी फिर घुटनों के बल आ जाएगी और ऐसे में नीतीश कुमार बड़ा खेला करने से चूकेंगे नहीं। क्योंकि कमजोर विपक्ष के साथ मिलकर 5 साल सरकार चलाना बहुत आसान होगा। कल हमने जो गणित बताई थी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को उसकी जानकारी नहीं होगी। सभी की नजर सोशल मीडिया पर जमी हुई है, क्योंकि कोई भी खबर जो बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जाती है या उसके खिलाफ कोई संदेश देती है, तो वैसे खबरों को स्ट्रीम मीडिया तो उसको न प्रकाशित करेगी, न दिखाएगी, न छापेगी। हालांकि भाजपा अभी सबसे बड़ी पार्टी है, पर जदयू से 4 सीटें ज्यादा लाने के बाद भी भाजपा आखिर भयातुर क्यों है, क्यों डरी हुई है, क्यों बेचैनी छाई हुई है? देखिए, बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले जो राजनीतिक पंडित हैं, वह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने की प्लानिंग कर चुके हैं। कई लोगों ने इस बात की ताकीद की है और शायद अब बिहार के इस मुहिम को अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है। मतलब नीतीश कुमार के इस प्लानिंग के बाद दिल्ली में जो बेचैनी है, इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और नीतीश कुमार के प्लान के पहले भाजपा कुछ बड़ा कर सकती है। देखिए, एक बात तो तय है कि भाजपा को नीतीश कुमार पर कतई विश्वास नहीं है और नीतीश कुमार भी भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ताजा घटना भी है, विधानसभा स्पीकर के बदले नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सहित कई बड़े मंत्रालय भाजपा को दे दिए थे। लेकिन फिर भी
दबाव बनाकर भाजपा ने स्पीकर पद को छीन ही लिया। अब ऐसे में भाजपा के चाणक्य भी अपनी पार्टी को बड़ा करके जदयू को छोड़कर बहुमत की संख्या तक पहुंचना चाहते हैं ताकि भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल सके। आज की मीटिंग को लेकर जी टीवी सहित कई जगहों पर यह खबर भी बताई गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसी को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई होगी, क्योंकि मीटिंग में क्या बातें हुई वो तो बाहर आई नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव का मामला आज से तो चल नहीं रहा है, लंबे समय से चल रहा है। अब वैसी स्थिति में अचानक संसद में जबकि सत्र अभी चल रहा है उसमें मीटिंग बुलाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई, यह बड़ी बात है। जवाब तो नहीं, पर कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग लीक होने के बाद इस पर मतलब बिहार की राजनीति पर ही चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, किसी फैसले पर जाने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, या फिर हो सकता है कि महाराष्ट्र का कोई बड़ा मामला रहा हो। लेकिन जो बिहार की राजनीति को देखने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि भाजपा का जो ये मुहिम है कि भाजपा अपना बना सके, अपनी मुख्यमंत्री बना सके, अपने हाथ में सरकार ले सके, इसके लिए यह मीटिंग हो सकती है। क्योंकि भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार को बहुत दबाव में जैसे अभी चल रहे हैं, वो बहुत दिन तक रहेंगे नहीं और फिर कोई दूसरा फैसला, बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, ये तो सच है कि भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है और आज जो बयान नीतीश कुमार ने सदन में दिया है उसके बाद सभी के कान खड़े हो गए हैं। देखिए मित्रों, अकारण नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलते और बिना जरूरत अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो भीतर खाने कुछ तो बात रही होगी या इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा। याद कीजिए, नीतीश कुमार ने जब जब ऐसी बातें की है, कस्में खाई हैं, उसके बाद ही उन्होंने खेल को पलटने का काम किया है। याद होगा, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, और उसके बाद पूरा पासा पलट गया। ऐसे में भाजपा का डर स्वाभाविक है और जब भाजपा अपने प्लान को हर हाल में सफल करने का प्रयास करेगी तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सभी अपनी दाढ़ी में लगे आग को बचाना चाहते हैं। मित्रों, कल भी अपने रिपोर्ट में हमने कहा था कि वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि नीतीश ने जदयू के 85, महागठबंधन के 35, सीपीआई और अन्य के 6 लोगों को मिलाकर 126 का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और यह केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, इसकी पुष्टि तो मैंने कल आपको बताया था कि नवभारत टाइम्स ने भी किया है। तो मित्रों, सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भले वो यूरोप चले गए हों, लेकिन लगे हुए हैं, चूंकि उनकी जड़ें तो बिहार से जुड़ी हुई है। उनकी राजनीति का पूरा भूत भविष्य अभी वर्तमान भी बिहार से जुड़ा हुआ है। मतलब कि बिहार में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे अमित शाह परेशान है। और अगर खबरों की माने तो बिहार में 101 सीटों पर लड़ने के बाद 89 सीट जीतने के बाद भी आखिर बेचैनी का कारण क्या है, और इसको लेकर 12 जो सीटें बीजेपी हार गई है उस पर पूरी तरह समीक्षा की जा रही है और इसको लेकर बिहार के जो नेता हैं वो दरबार की हाजिरी लगाने में लगे हुए। पूरी राजनीति पर अमित शाह की नजर है। बिहार के नेताओं को दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है, अपनी बातें बतानी पड़ रही है। मित्रों, भाजपा को छोड़कर भी नीतीश कुमार का जो अपना आंकड़ा है वह 126 तक पहुंच सकता है, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। जबकि भाजपा अगर नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी संख्या को बढ़ाना चाहती हो तो सारे मेहनत के बाद 117 तक पहुंच पाती है। मतलब
बहुमत से 5 कम। अब ऐसे में दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं और दोनों ही तोड़फोड़ की राजनीति में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। विडंबना देखिए कि सामने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और पीठ पीछे एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगे। मित्रों, निदा फाजली का एक शेर यहाँ खूब फिट बैठता है और मुझे अभी याद आया कि बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो यहां भी दिल नहीं मिल रहा है, लेकिन हाथ मिलाया जा रहा है। अमित शाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसकी पुष्टि तो आपने देखा होगा दैनिक जागरण से भी होती है। दैनिक जागरण की खबर आई थी जिसमें आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान था कि चिराग पासवान के साथी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन वह हमारी पार्टी के एक भी एमएलए को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान ने एक तरह से भीतर खाने हो रही खेल की ओर इशारा किया है, जिसने नीतीश कुमार को असहज कर दिया इस खबर ने। अब जरा सोचिए, महागठबंधन की जो संख्या है, छोटी सी संख्या है, उसमें कोई तोड़ फोड़ भी कर लेता है, कोई चिराग पासवान के सदस्यों के आप को अपने साथ मिला भी लेता है, तो क्या अंतर पड़ने वाला है? सरकार तो बनेगी नहीं और उसका कोई लाभ महागठबंधन को होने नहीं जा रहा है। लेकिन महागठबंधन को लाभ कब होगा? जब उनको तोड़ के और यह खुद नीतीश कुमार के साथ मिल जाए। क्योंकि विपक्ष में खाली बैठने से तो बेहतर है कि छोटे भाई के रूप में या भतीजे के रूप में ही सदन में सत्ता के साथ रहा जाए। मतलब कि इस बयान को समझने वाले समझ रहे हैं और नीतीश कुमार के पिच पर राजद बैटिंग करने में लगा है। और मेरा अनुमान है मित्रों कि नीतीश कुमार ने इसी बात की सफाई या मामले पर एक चादर डालने के लिए ही जो आज सदन में कहा, भाई वीरेंद्र ने जब टोका टाकी की तो जवाब में उन्होंने कहा, अरे भाई हम तो 2 बार थोड़ा थोड़ा आपको साथ रखे हुए थे और कितना कमवा किए थे, आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अपने अंदाज में नीतीश कुमार ने यह कहा, जबकि जो संदर्भ चल रहा था उसमें इस बात को कहने का क्या कारण है, यह ऐसे समझ में नहीं आएगा। राजनीति में कोई बात अगर इतना मजा हुआ कोई राजनेता कहता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश होता है और मुझे लगता है कि वह संदेश यही था कि भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया था, जो दैनिक जागरण ने छापा था, उस बात को उस बात का प्रतिकार उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कसम भी खाया हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं। मित्रों, ऐसा बयान नया नहीं है, पहले भी तो मरते दम तक इंडिया गठबंधन के साथ रहने की कसम वो खा चुके थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन्होंने पासा पलट दिया था। अब ऐसे में पार्टी के टूट के डर से सहमे नीतीश कुमार शांत तो दिख रहे हैं, पर यह जो शांति है, आने वाले तूफान के पहले जो सन्नाटा होता है, उसी तरह की शांति है। नीतीश भी जानते हैं कि भाजपा कभी भी महाराष्ट्र वाला खेल उनके साथ भी खेल सकती है और इसीलिए गृह मंत्रालय और अन्य विभाग जो बीजेपी के पास नीतीश कुमार ने दिया था, वहां अपने चहेते अधिकारियों को बिठाकर
वह उन मंत्रालयों पर अपना दबदबा बनाए रहना चाहते हैं। अब औरों की बात तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिनको गृह विभाग दिया गया और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री जिनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है, इन दोनों पर भी अपने दो कड़क, चहेते, ईमानदार आईएएस अफसर को बैठा दिया गया है ताकि मंत्रालय पर वो नकेल कस सकें, उनके हाथ में मंत्रालय की चाबी रहे। दूसरी ओर देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता माधव आनंद, उन्होंने भी एक तरह से बिगुल फूंक दिया है उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध। आने वाले समय में आरएलएम में अगर केवल उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और उनके बेटा रह जाते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जब प्रेम कुमार स्पीकर बनते हैं तो आरएलएम के 3 विधायक ही जाते हैं माधव आनंद के नेतृत्व में, और चौथा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी साथ नजर नहीं आती है। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश भी नजर नहीं आते हैं। यह क्या संदेश देता है? दूसरी बात, माधव आनंद ने कहा कि मुझ में वो सारी खूबी है कि मैं मंत्री बन सकता हूं। 50 देशों तक का मैंने भ्रमण किया है, बहुत बड़े बड़े जगह तक काम किया और लंबे समय से हमने पार्टी का साथ दिया है, पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं। इन सारे बातों का क्या मतलब है? मतलब यह है कि यह 3 लोग टूट कर अलग जा सकते हैं। अब टूट कर अलग जाएंगे तो जाएंगे कहां? 2 ही जगह है, या तो भाजपा के पास या जदयू के पास। मतलब रहना तो गठबंधन में ही है। लेकिन अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा को कोई इसका लाभ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एनडीए में है। और अगर जदयू के साथ जाते हैं तो यह जदयू के साथ कहीं ना कहीं जदयू के लिए लाभकारी होगा, इसलिए कि अभी तो ये गठबंधन में है, राजग में है। और अगर ये 3 लोग टूट कर जाते हैं तो जदयू की संख्या बढ़ेगी। हालांकि यह भी बात मानी हुई थी, जैसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था, कि अगर कुछ होता है तो हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। ऐसे भी आरएलएम को मेल का विलय जदयू में होने की चर्चा भी बीच में चल रही थी। तो वैसे में अगर कोई इसका लाभ है तो जदयू को ही, भाजपा को इसका बहुत लाभ होने जा नहीं रहा है। अब एक और बात है कि अगर ये टूट के भाजपा में चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का विरोध करेंगे, मतलब उनका जो एक ही विधायक है वह निश्चित रूप से भाजपा का विरोधी हो जाएगा। जबकि जदयू के साथ अगर विलय होता है तो इसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, कि इसलिए कि पहले भी इस तरह का कहीं ना कहीं गुणागणित नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में बना हुआ था, जिसके चलते उनके पुत्र को मंत्री पद मिला था। तो मित्रों, अब जैसे पदाधिकारी के बल पर नीतीश गृह मंत्रालय और अन्य भाजपा के मंत्रालयों पर नकेल कसना चाह रहे हैं, गृह विभाग की फाइलों को रोक दे रहे हैं, ऐसे में जरा सोचिए कि अमित शाह इसको बर्दाश्त करेंगे क्या? गुस्सा तो आएगा और यह स्वाभाविक भी है। ऐसे में भाजपा संख्या बल बढ़ाकर अपनी सरकार बनाने के उपक्रम में लग गई है, इसमें भी कोई शको शुबा नजर नहीं आता है। और इन सारी चीजों को नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार पलटी तो मारेंगे, जैसा सब कोई कह रहा है, लेकिन समय अभी मुफीद नहीं है, सही समय नहीं है। क्योंकि अगर अभी पलटे तो जदयू के टूट का रिस्क ज्यादा बड़ा है। फिलहाल जैसे हालात हैं उसमें खेल जारी है दोनों ही पक्ष से। देखने वाली स्थिति यह है कि यह गोल कौन मारता है और किसके पोस्ट में बॉल को फेंक देता है। इस पूरे विश्लेषण पर मित्रों आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है? क्योंकि आप सभी हमारे जो सुधी दर्शक हैं, राजनीति को की परख आप में बहुत बेहतर है, तो निश्चित रूप से अपना विचार भी
हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत मित्रों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।